हमेशा बड़ा ही बेहतर नहीं होता। हाइपरसोनिक मिसाइलों में मेको मिसाइल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित यह नया डिजाइन सबसे तेज शार्क के नाम पर अभी अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में पेश किया गया है। यह ज्यादातर हाइपरसोनिक मिसाइलों जितना विशाल नहीं है, लेकिन भले ही इसमें विनाशकारी शक्ति की कमी हो, यह किफायती और बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जा सकता है, जिससे यह हाइपरसोनिक हथियार तकनीक में शामिल हो सकता है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। 2017 में विकास के साथ डिजाइन और संचालन शुरू हुआ। लॉकहीड मार्टिन के इंजीनियरों ने माको को वायुसेना के स्टैंड इन अटैक वेपन के रूप में सोचा था। माको को एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में उच्च मूल्य लक्ष्यों और वायु रक्षा प्रणालियों पर हमला करने के लिए बनाया गया था और इसका प्रदर्शन अच्छा था। 2023 में नॉर्थरोप ग्रुमन के डिजाइन ने इसे पछाड़ दिया। अब इसका उत्पादन शुरू हो चुका है और 2026 में सेवा में आने की उम्मीद है। लॉकहीड मार्टिन की सभी उम्मीदें खत्म नहीं हुईं। बड़े अनुबंध से चूकने के बावजूद माको डिजाइन अब भी अमेरिका की दीर्घकालिक हथियार रणनीति में खास भूमिका निभा रहा है। माको डिजाइन सभी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानकों पर खरा उतरता है, लेकिन यह ज्यादा किफायती है, जिससे यह थका देने वाले युद्ध में बेहतरीन विकल्प बनता है। माको का वजन 1300 पाउंड या 590 किलोग्राम है, जिसमें 59 किलोग्राम या 130 पाउंड का वारहेड शामिल है और इसकी लंबाई 4 मीटर या 13 फीट है, जबकि इसका व्यास 33 सेंटीमीटर या 13 इंच है। माको के आंकड़े 13 संख्या के इर्द गिर्द घूमने के कारण लॉकहीड मार्टिन के डेवलपर्स ने इसे मिसाइल ऑफ 13 नाम दिया। रूसी 3M22 जिरकॉन 2023 में सेवा में आई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो माको से दोगुनी से भी बड़ी है। इसकी लंबाई 9 मीटर 30 फीट है। उत्तर कोरियाई हुआसोंग 8, जो तकनीकी रूप से एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, जिरकॉन से दोगुनी बड़ी है। अपने आकार के कारण माको की मारक क्षमता जिरकॉन या हुआसोंग 8 जैसी मिसाइलों जितनी नहीं है, क्योंकि उसमें बड़ा वारहेड फिट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी विनाशकारी शक्ति कम है। पर तैनाती, लॉजिस्टिक्स और किफायत में ये कमी पूरी हो जाती है। सबसे बड़े लागत बचत उपायों में से एक इसकी ठोस ईंधन वाली रॉकेट मोटर है। जिरकॉन के साथ इस्तेमाल होने वाला स्क्रैमजेट इंजन और हुआसोंग 8 के साथ इस्तेमाल होने वाला तरल ईंधन वाला इंजन अपनी जटिल डिजाइन की वजह से लागत को काफी बढ़ा देते हैं। माको डिजाइन में लगाया गया इंजन जितना हो सकता है उतना साधारण है। एक बुनियादी रॉकेट इंजन जो बहुत सारा ठोस ईंधन जलाता है और गैसों को पीछे की ओर बाहर निकालता है, जिससे मिसाइल आगे बढ़ती है। इसके डिजाइन को अच्छी तरह से परखा गया है और ये लगभग परिपूर्ण है। इसे बनाना, बनाए रखना, बदलना और ठीक करना सस्ता है। वहीं स्क्रैमजेट्स ईंधन दक्षता में बेहतर हैं, लेकिन इन्हें बनाना महंगा और जटिल है, क्योंकि तकनीक अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है और सब कुछ इनके काम करने के तरीके पर निर्भर करता है। स्क्रैमजेट्स एयर ब्रीदिंग इंजन होते हैं, जिसका मतलब है कि वे वायुमंडलीय हवा को अंदर लेते हैं, उसे संपीड़ित करते हैं और उसे इंजन की दहन प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीडाइजर के रूप में। यह ईंधन को सुपरचार्ज कर देता है, जिससे ईंधन की खपत अधिक कुशल हो जाती है और मिसाइल को ज्यादा दूरी तय करने और अधिक गति प्राप्त करने में मदद मिलती है। हालांकि ऐसा करने के लिए एक स्क्रैमजेट को एक संकुचित इनलेट की जरूरत होती है, जहां हवा को संपीड़ित किया जाता है, एक कंबस्टर की जरूरत होती है, जहां ईंधन को वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, और एक फैलती हुई नोजल की जरूरत होती है, जहां हवा को तेज किया जाता है ताकि थ्रस्ट पैदा हो सके। रॉकेट इंजन में ईंधन टैंक, ऑक्सीडाइजर और पंप होते हैं, जो इन्हें दहन कक्ष तक पहुंचाते हैं, जहां वे मिलते हैं और जलते हैं। और अंत में हमारे पास एग्जॉस्ट नोजल होता है, जो गैस को तेज करता है ताकि थ्रस्ट पैदा हो सके। कुल मिलाकर रॉकेट इंजन कहीं अधिक सरल डिजाइन होते हैं, जिन्हें बनाना बहुत आसान और सस्ता होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्हें बड़े पैमाने पर बनाना भी आसान होता है। इसकी वजह से लॉकहीड मार्टिन एक जिरकॉन की कीमत में कई माको बना सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि माको में कोई कमी नहीं है। वास्तव में इसमें दो बड़ी कमियां हैं। हालांकि इस इंजन की मदद से ये मैक 5 से भी तेज जा सकेगी, जो कि ध्वनि की गति से 5 गुना है, लेकिन यह अपने अधिकांश समकक्षों की तरह ना तो उतनी तेज जा सकेगी और ना ही उतनी दूर जा सकेगी। जिरकॉन का उदाहरण एक बार फिर लेते हुए, रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 9 की अधिकतम गति पर 1000 किलोमीटर या 620 मील की ऑपरेशनल रेंज को पार कर सकती है। माको की ऑपरेशनल रेंज अभी तक गोपनीय है, लेकिन संभवतः इसकी तुलना जिरकॉन से नहीं की जा सकेगी। हालांकि माको के लॉन्चिंग तरीके के कारण इसकी रेंज बड़ी समस्या नहीं होगी। माको को खास तौर पर F-22 और F-35
लाइटनिंग 2 के सभी 3 वेरिएंट्स के आंतरिक लोडिंग बे में फिट होने के लिए डिजाइन किया गया था। यह पहला हाइपरसोनिक हथियार है जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के साथ संगत है, जो काबिले तारीफ उपलब्धि है। लॉकहीड मार्टिन ने F-15, F-16, FA-18 सुपर हॉर्नेट, EA-18G ग्रोलर और P-8A सहित कई अन्य विमानों पर भी प्रयोग किए। पोसीडॉन, जो एक खास तौर पर दिलचस्प विकल्प है क्योंकि पोसीडॉन एक समुद्री निगरानी विमान के रूप में काम करता है और दुश्मन की घुसपैठ के जवाब में सबसे पहले पहुंचने वाला विमान होने की संभावना है। माको को अलग-अलग विमानों के अलावा वर्टिकल लॉन्च सिस्टम वाली पनडुब्बियों से भी लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि पनडुब्बियों पर इसकी तैनाती की पुष्टि या खंडन होना अभी बाकी है। हालांकि कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलों को विमान से लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन इनकी बड़ी संख्या या तो जमीन से, जहाजों से या पनडुब्बियों से लॉन्च की जाती है। जिरकॉन, जिसका हम बार-बार जिक्र कर रहे हैं, एक पनडुब्बी और सरफेस शिप से दागी जाने वाली मिसाइल है, जिसे इसके आकार और वजन के कारण विमान से नहीं दागा जा सकता और जानकारी अमेरिकी सेना के परीक्षण नतीजे दिखाने पर मिलेगी। विशेषज्ञ मानते हैं माको को F-22 या अन्य बेहद उन्नत स्टील्थ विमानों से लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि वे नई हाइपरसोनिक मिसाइल की प्रभावी रेंज को काफी हद तक बढ़ाने में सक्षम होंगे और इस तरह इसकी रेंज से जुड़ी समस्याओं को भी कम कर पाएंगे। ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये विमान अपने साथ केवल एक माको मिसाइल नहीं ले जाएंगे। लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि F-35A और C वेरिएंट्स अपने आंतरिक और बाहरी वेपन बेस में मिलाकर कुल 6 तक मिसाइलें ले जा सकते हैं। इस शानदार डिजाइन ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा है, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन माको को अन्य देशों में निर्यात करने के लिए तैयार है और उसने यूके में पहली माको उत्पादन सुविधा खोलने का भी प्रस्ताव दिया है, ताकि रॉयल एयरफोर्स के यूरोफाइटर टाइफून को माको मिसाइलें मिल सकें। माको का विकास शुरू में स्टैंड इन अटैक वेपन कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए हुआ था, जो अंततः नॉर्थरोप ग्रुमन को मिल गया। हाइपरसोनिक मिसाइल को विरोधी के एक्सेस डिनाइल नेटवर्क, जिसे एंटी एक्सेस नेटवर्क भी कहा जाता है, के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नष्ट करने का कार्य सौंपा गया था। इस भूमिका में माको को मिसाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म, क्रूज मिसाइल प्लेटफॉर्म, GPS जैमर और एंटी सैटेलाइट सिस्टम नष्ट करने थे। ये हर मायने में एक बहुउद्देशीय हाइपरसोनिक मिसाइल है और जब इसे सेवा में शामिल किया जाएगा तो सबसे अधिक संभावना है कि इसका उपयोग इसी भूमिका में किया जाएगा। साथ ही इसमें एंटी शिप भूमिका की संभावना भी जुड़ी हुई है। लॉकहीड मार्टिन के रॉब ओस्टरहाउड ने कहा कि माको का इस्तेमाल दुश्मन के सतह पर लड़ने वाले जहाजों को नष्ट करने के लिए होगा, लेकिन उन्होंने और जानकारी नहीं दी। आखिरी बात, माको और SIAW प्रोग्राम के लिए प्रस्तुत की गई मूल डिजाइन के बीच सबसे बड़ा अंतर है। जैसा कि हम अब जानते हैं, मूल डिजाइन समुद्री लक्ष्यों के लिए नहीं बनाई गई थी। इस विकल्प के लिए माको के गाइडेंस सिस्टम को बदलना पड़ा, या यूं कहें कि बेहतर करना पड़ा, लेकिन इसके विवरण अभी भी टॉप सीक्रेट हैं। मिसाइल की बहुमुखी होने के बावजूद माको की रेंज सीमित है, क्योंकि इसे स्टैंड ऑफ हथियार की तरह नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, जो इसकी मूल SIAW डिजाइन के कारण है। स्टैंड ऑफ हथियारों को इतनी दूर से लॉन्च किया जा सकता है कि हमला करने वाले कर्मियों, जो माको के मामले में पायलट्स होंगे, के पास प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त समय होता है। हालांकि माको की रेंज पायलट के हाथ बांधेगी, यूं कहें, और उन्हें लॉन्च करने से पहले प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुसने के लिए मजबूर करेगी, जिससे वे खतरे में पड़ जाएंगे कि उन पर हमला हो सकता है। घूम फिरकर वापस उसी बात पर आते हुए, वे 2 विमान कौन से हैं जिन पर हम सबसे अधिक संभावना रखते हैं कि माको तैनात होगा, क्योंकि वे आधुनिक स्टेल्थ तकनीकों के चैंपियन हैं और उनके पास माको मिसाइलों को तैनात करने की सबसे अधिक संभावना है, बिना दुश्मन को यह पता चले कि वे वहां थे। इस मुद्दे पर विशेष रूप से टिप्पणी करते हुए ओस्टरहाउड ने कहा कि माको की रेंज रद्द किए गए हाइपरसोनिक एयर लॉन्च्ड ऑफेंसिव एंटी सरफेस मिसाइल, जिसे हेलो के नाम से भी जाना जाता है, की रेंज के बराबर नहीं है, जो कि इसी तरह के उद्देश्य के लिए डिजाइन की गई एक मिसाइल है। इस संदर्भ में MACO की तुलना एयर लॉन्च्ड रैपिड रिस्पॉन्स वेपन या एरो से नहीं की जा सकती, जो एक और हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका विकास लगभग माको जितने ही समय से हो रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा गति और कहीं अधिक रेंज को ध्यान में रखा गया है। हाइपरसोनिक मिसाइलें कैसे काम करती हैं और माको की खासियत क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइलें एक निरंतर खतरा बनी रहती हैं, क्योंकि एक बार लॉक हो जाने के बाद उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए आप मोबाइल मिसाइल लॉन्चिंग यूनिट के कमांडर हैं और 1000 मील दूर से दुश्मन ने आप पर हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी, जबकि आपको इसकी भनक तक नहीं। ये दूरी कई देशों जितनी हो सकती है। मिसाइल इतनी तेज उड़ती है कि 15 मिनट से कम में आप तक पहुंच जाती है, चाहे आप और मिसाइल के बीच कितनी भी दूरी हो। और क्योंकि यह नीचे उड़ती है,
यह पारंपरिक एयर टू सरफेस मिसाइलों की तुलना में बहुत बेहतर तरीके से पकड़ में आने से बच जाती है। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों की असली क्षमता आमतौर पर गुप्त रहती है, लेकिन माना जाता है कि वे 6000 मील दूर के लक्ष्य तक आधे घंटे में पहुंच सकती हैं। इस तरह की गति को समझना बेहद मुश्किल है, लेकिन जरा सोचिए, अगर वीडियो की शुरुआत में आईसीबीएम छोड़ी जाए तो वह 3 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से वीडियो खत्म होने तक मॉस्को से ऑस्टिन टेक्सास पहुंच सकती है। सोच कर डर लगता है कि वॉरहेड इतनी तेजी से आए कि निकलने का वक्त न मिले। मगर आईसीबीएम में एक कमी है, उनकी उड़ान की दिशा का अनुमान लगाना आसान होता है और उनके सिग्नेचर भी काफी साफ दिखाई देते हैं, जिससे छुपने की बहुत कम गुंजाइश रहती है। बैलिस्टिक शब्द से ही स्पष्ट है कि उनकी उड़ान एक चाप में ऊंचाई तक जाकर चरम पर पहुंचती है और फिर लक्ष्य पर गिरती है, जिसे अंतरिक्ष आधारित इंफ्रारेड सिस्टम आसानी से पहचान लेते हैं। SPIRS एक बहुत शक्तिशाली सैटेलाइट सिस्टम है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की निगरानी करता है, खासकर इसी खतरे के लिए। यह डिटेक्शन सिस्टम इतना संवेदनशील है कि यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और रॉकेट्स जैसी छोटी मिसाइलों को भी पहचान सकता है। अमेरिका ने ऐसी इंटरसेप्टर मिसाइलें विकसित की हैं जो हवा में आईसीबीएम को नष्ट कर सकती हैं। हमें नहीं पता वे सच में ऐसा कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि इन्हें सिर्फ तयशुदा टेस्टिंग में आजमाया गया है, असली हालात में नहीं। वैसे हमें खुश होना चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ, वरना शायद हम विश्व युद्ध में होते। आईसीबीएम ऐसे ही काम करती हैं। ऐसी सुरक्षा पर हाइपरसोनिक मिसाइलें दागना बिना सुरक्षा के पंखे में रिंच फेंकने जैसा है। हाइपरसोनिक मिसाइलें पहचानना कठिन है क्योंकि इनका सिग्नेचर आईसीबीएम से अलग होता है। ध्यान दें, यह बात मैको पर लागू नहीं क्योंकि इसमें रॉकेट इंजन है, पर बाकी अधिकांश विकसित हो रही हाइपरसोनिक मिसाइलों पर लागू है। इनमें रामजेट या स्क्रैमजेट इंजन होते हैं जो हवा को ईंधन से मिलाकर सुपरचार्ज करते हैं, जिससे इनका सिग्नेचर रॉकेट इंजन से अलग होता है। इसका मतलब है कि डिटेक्शन नेटवर्क को इन्हें पकड़ने के लिए नए पैरामीटर्स से फिर कैलिब्रेट करना होता है। एक चीज जो मैको पर लागू होती है और जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है प्लाज्मा की परत, जो इतनी तेज गति से मिसाइल के चलने पर उसके चारों ओर बन जाती है और यह हथियार के रडार क्रॉस सेक्शन को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है, जिससे इसे पकड़ना एक बार फिर मुश्किल हो जाता है। 20वीं सदी के दूसरे भाग में यह अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए बड़ी समस्या थी। प्लाज्मा द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा में बाधा डालने से वायुमंडल में दोबारा प्रवेश के बाद वाहनों को रिकवर करना मुश्किल होता था। दूसरी बात, इतनी तेज गति से उड़ना जो मैक 5 से भी अधिक है, मिसाइल का सटीक स्थान पता लगाना भी और अधिक मुश्किल बना देता है। यह हम 1 मील प्रति सेकंड की रफ्तार की बात कर रहे हैं। इतनी तेज चीज को सबसे उन्नत जमीन आधारित रडार भी नहीं पकड़ सकते, और अगर पकड़ भी लें तो इतनी तेज चीज को गिराना कैसे संभव होगा। कुछ मिसाइलें अप्रत्याशित रास्ते अपनाती हैं, हवा में ही अपना रास्ता बदल लेती हैं ताकि उनकी उड़ान के रास्ते का अनुमान लगाना और भी मुश्किल हो जाए। उच्च गति वाली गतिशीलता हाइपरसोनिक मिसाइलों की एक अहम खासियत है। जबकि सामान्य बैलिस्टिक मिसाइलें भी इतनी तेज हो सकती हैं, पर मैको जैसी मिसाइलों जितनी फुर्तीली नहीं होती। हाइपरसोनिक मिसाइलों में स्वायत्त कोर्स सुधार और रीटारगेटिंग पैरामीटर का जिक्र हुआ है, लेकिन जब तक लागू ना हो इसे विचार ही माने। अभी साफ नहीं है कि इसे मेको के साथ इस्तेमाल करेंगे या नहीं। और अगर उड़ान मार्ग की बात करें तो हाइपरसोनिक मिसाइलें पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह एक ही चाप का अनुसरण नहीं करती। ये मिसाइलें जमीन या समुद्र के काफी करीब उड़ती हैं अपने उड़ान मार्ग के अनुसार, और आखिरी संभव क्षण तक रडार की पकड़ से बाहर रहती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल की उड़ान की ऊंचाई 20 से 60 किलोमीटर या 65,000 से 2 लाख फीट होती है। यह ऊंचाई अधिकतर विमानों और क्रूज मिसाइलों के लिए बहुत अधिक, पर अधिकांश एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए कम है। इसका मतलब है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकना मुश्किल होगा, भले ही अर्ली वार्निंग सिस्टम देख लें। हाइपरसोनिक मिसाइलों की यही सच्चाई है। इसी कारण अमेरिकी नीति निर्माताओं ने दशकों पहले ईरान और उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों के गहन विकास के बावजूद अपना ध्यान इसी ओर मोड़ा, क्योंकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी अपने रक्षा तंत्र को बेहतर कर रहे थे। चीन और रूस ने मिसाइल और घुसपैठ पहचान नेटवर्क, सतह से हवा और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की गुणवत्ता और अपने लॉन्च प्लेटफॉर्म व विमानों में सुधार शुरू कर दिया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी नेतृत्व का मानना था कि उनके पास ऐसा हथियार होना चाहिए जिसे पारंपरिक मिसाइल पहचान और विनाश के नियमों से फर्क न पड़े, और जो पारंपरिक रक्षा तंत्र को तोड़कर आगे बढ़ सके। रक्षा प्रणालियों के खिलाफ प्रदर्शन की बात करें तो हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकना और गिराना जरूर ज्यादा मुश्किल है,
लेकिन वे किसी भी तरह से अजय नहीं हैं। जैसा कि पहले समझाया गया था, हाइपरसोनिक हथियारों को रोकना इतना मुश्किल होने के दो मुख्य कारण हैं: उनकी बेहद तेज गति और इतनी तेज गति पर उनकी दिशा बदलने की क्षमता। अगर वायु रक्षा प्रणालियां मिसाइल की दिशा का सही अनुमान लगा लें तो उसे गिराया जा सकता है। बचाव के एक तरीके के रूप में कुछ देश हाई पावर लेजर्स पर भरोसा कर रहे हैं। हाई पावर लेजर्स का मिसाइलों के खिलाफ इस्तेमाल नया नहीं है, लेकिन पिछले 15 सालों में इसमें काफी प्रगति हुई है और अब ये हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ भी असरदार हो सकते हैं। हमने कुछ महीने पहले मेगा प्रोजेक्ट्स पर यह विषय कवर किया था। अगर आप और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखें। मूल रूप से एक हाई पावर लेजर मिसाइल की नेविगेशन प्रणाली को प्रभावी रूप से ठप कर सकता है और उसे अपने रास्ते से भटका सकता है। इसके अलावा यह मिसाइल की बॉडी के चारों ओर के वायु प्रवाह को गर्म करके प्रभावित कर सकता है, जिससे मिसाइल की गति और उसकी दिशा बदलने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। स्पूफिंग हाइपरसोनिक मिसाइल प्रतिरोध में अहम रणनीति बन सकती है। सेनाएं वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करके मिसाइल को गलत जानकारी दे सकती हैं और उसे गलत दिशा में भेज सकती हैं। इसी वजह से इस क्षेत्र में साइबर सुरक्षा की भूमिका बढ़ सकती है, क्योंकि ये मिसाइल का मुकाबला भौतिक बल से बेहतर कर सकती है। क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलें इतनी तेजी से यात्रा करती हैं, इसलिए रक्षा बल के पास प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत कम समय होता है, सचमुच सिर्फ कुछ ही मिनट। और एक लक्षित साइबर हमला मिसाइल को रास्ता बदलने या उसे सुरक्षित रूप से नष्ट करने में भौतिक रक्षा हथियार की तुलना में जल्दी सक्षम हो सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ सबसे शक्तिशाली उपकरण अब तक सेवा में नहीं आया है। नॉर्थरोप ग्रिबन अगली पीढ़ी का ओवरहेड परसिस्टेंट इंफ्रारेड पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट बना रहा है, जिसका नाम बोलने में काफी लंबा है और यह मूल रूप से पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की निगरानी करेगा। यह एकमात्र वास्तव में प्रभावी निगरानी प्रणाली होगी जो हाइपरसोनिक मिसाइलों का सटीक रूप से पता लगाने और उनकी स्थिति निर्धारित करने में सक्षम होगी। फिर एजिस एसपीडी को सक्रिय किया जाएगा। एजिस सीबेस टर्मिनल, जो SM-6 मिसाइलें इस्तेमाल करता है, फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइल खतरों से निपटने के लिए इकलौती सक्रिय रक्षा प्रणाली है। यह जानकारी यूएस नॉर्दर्न कमांड व नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड के कमांडर एयरफोर्स जनरल ग्लेन डी वैन हर्क ने दी। रेथियन टेक्नोलॉजीज और नॉर्थरोप ग्रिबन एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहे हैं जो एजिस से जुड़ेंगी, लेकिन डिजाइन समीक्षा केवल 2027 के लिए निर्धारित है। इसलिए यह संभावना नहीं है कि हम 2030 से पहले इन प्रतिरोधी उपायों को लागू होते देखेंगे। सच्चाई ये है कि अस्थायी ग्रिड्स को छोड़कर फिलहाल कोई समर्पित एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली मौजूद नहीं है, क्योंकि सभी विकसित हो रही हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों को गिराने पर कई गलत बातें फैली हैं, जबकि ये सही नहीं है। उदाहरण के लिए, मई 2023 में कीव ने रिपोर्ट किया था कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराया है, जिन्हें यूक्रेन की राजधानी पर बड़े मिसाइल हमले के तहत दागा गया था। कीव ने बताया कि उसने 6 रूसी किंजल मिसाइलें मार गिराईं, जिन्हें 1000 किमीमीर से अधिक दूरी से दागा जा सकता है और ये मैक 10 तक जा सकती हैं। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, बस हाइपरसोनिक गति से चलती है। ये अब भी एक साधारण बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी उड़ान पथ की पूर्वानुमेयता और हवा में फुर्ती की कमी के कारण ये हाइपरसोनिक मिसाइल की श्रेणी में नहीं आती। अब जब हमें पता चल गया कि ये कैसे बनी और काम करती है, कम से कम सिद्धांत रूप में, तो सवाल है कि मैको मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइलों की कहानी में कहां आती है। ये कहानी है जिसमें हम अभी प्रवेश कर रहे हैं। पहली बात, मैको एक किफायती हथियार है। यही हमने यूक्रेन के फ्लेमिंगो पर चर्चा करते समय भी कहा था। मुकाबला जीतने के लिए हथियार का तकनीकी रूप से सबसे उन्नत, तेज या विनाशकारी होना जरूरी नहीं है। यह बस इतना होना चाहिए कि वह प्रतिरोध या रक्षा के साधनों से सस्ता हो, और मैको के मामले में यह संभव है। हालांकि हाइपरसोनिक हथियार आमतौर पर महंगे होते हैं, लेकिन मैको मिसाइल काफी सस्ती है, इतनी कि लॉकहीड मार्टिन इसे कम लागत वाला हाइपरसोनिक समाधान मानता है। बेशक आप इसे अपनी मिसाइल साइलो की सुविधा से लॉन्च नहीं कर सकते और आपको इसके लिए एक स्टेल्थ फाइटर की उड़ान योजना बनानी होगी, लेकिन अगर आप इसे लॉन्च करते हैं तो यह उतना ही अच्छा काम करेगा जितनी कोई बड़ी और महंगी मिसाइल करती है। अपनी गति के कारण इसे रोकना उतना ही मुश्किल होगा और इसके छोटे आकार की वजह से, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइलों की तुलना में छोटा है, यह बड़ी डिजाइनों की तुलना में और भी अधिक फुर्तीला होगा। इसके अलावा F-35 की यह क्षमता कि वह एक बार में एक नहीं बल्कि 6 माको मिसाइलें तैनात कर सकता है। आप आसानी से किसी छोटे देश की रडार रक्षा प्रणाली को नष्ट कर सकते हैं या एक छोटे सैन्य अड्डे को तहस नहस कर सकते हैं, वो भी एक ही बार में और अपेक्षाकृत कम कीमत पर। आर्थिक संतुलन और वास्तविक दुनिया में उपयोगिता का वह छोटा सा क्षेत्र ही है
जिसे मैको हासिल करना चाहता है। और यही वह चीज है जिसे लॉकहीड मार्टिन ने तब लक्ष्य बनाया था जब उन्होंने यह मिसाइल अमेरिकी वायुसेना, नौसेना और यूके व ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों को पेश की थी। माको को सुरक्षित रूप से तैनात करने के लिए आपको कुछ और प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये हाइपरसोनिक मिसाइलों की तुलना में कहीं अधिक किफायती है और लगभग उतनी ही विनाशकारी भी है। इन विशेषताओं के कारण मैको का इस्तेमाल संभवतः उन अत्यंत महत्वपूर्ण ठिकानों या लक्ष्यों के खिलाफ किया जाएगा जिन्हें पहले बेहतरीन एंटी एयर डिफेंस द्वारा सुरक्षित किया गया था, क्योंकि बहुत ही कम ठिकानों के पास इसे रोकने का मौका होगा। कई मैको मिसाइलों को रोकना तो दूर की बात है। एक हाइपरसोनिक दुनिया। अब मैको में यह दिलचस्पी अचानक पैदा नहीं हुई। रूस और चीन के साथ साथ अमेरिका भी अन्य हाइपरसोनिक हथियार विकसित कर रहा है और पिछले 2 सालों में इसके विकास पर चर्चा काफी तेज हो गई है। फिर भी सवाल है कि हाइपरसोनिक चर्चा अभी क्यों तेज हो रही है। असल में सदी की शुरुआत से तकनीकी छलांगे बहुत बड़ी थीं। दुनिया की सैन्य महाशक्तियां अमेरिका, चीन और रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों की विस्तृत और लगभग परिपूर्ण योजनाएं हैं। इसमें मुख्य रूप से यूएस सबसे आगे है। हालांकि ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है, क्योंकि कुछ अन्य देशों के पास भी ये तकनीक है। लेकिन भू राजनीति के 3 सबसे बड़े खिलाड़ी सफल मिसाइल डिजाइनों को प्रोटोटाइप से बड़े पैमाने पर उत्पादन में बदलने और मौजूदा डिजाइनों को विकसित करने में सक्षम हैं। 2023 में कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस द्वारा हाइपरसोनिक हथियारों पर अंतिम बार अपडेट किए गए पेपर के मुताबिक रूस और चीन दोनों ही 80 और 90 के दशक में हाइपरसोनिक मिसाइल विकास के दूसरे चरण में थे। 2001 में अमेरिका के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से बाहर निकलने पर उन्होंने अनुसंधान और विकास तेज किया। इस बारे में बात करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अमेरिका लगातार बिना नियंत्रण के एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या बढ़ने दे रहा है, उनकी गुणवत्ता में सुधार कर रहा है और नए मिसाइल लॉन्चिंग क्षेत्र बना रहा है। अगर हम आखिरकार कुछ नहीं करते हैं तो इसका परिणाम रूस की परमाणु क्षमता के पूरी तरह से अवमूल्यन के रूप में होगा, यानी हमारी सभी मिसाइलों को आसानी से इंटरसेप्ट किया जा सकता है। उद्धरण समाप्त। पुतिन ने सार्वजनिक रूप से हाइपरसोनिक हथियारों के बारे में भी बात की है, उन्हें सुपर वेपन्स कहा है और रूसी सैन्य सिद्धांत हाइपरसोनिक मिसाइलों को लगभग परमाणु मिसाइलों जितना ही महत्व देता है। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वे अपनी हाइपरसोनिक क्षमताओं पर शोध और सुधार करने में बहुत समय और मेहनत लगा रहे हैं। चीन का तर्क भी इसी तरह का है। उन्हें डर है कि अमेरिका चीन के परमाणु शस्त्रागार और ढांचे पर अग्रिम विनाशकारी हमला कर सकता है। ब्रांड, जो एक विश्वव्यापी गैर लाभकारी संस्था है और विश्व नेताओं को महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले जानकारी प्रदान करती है, ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें यह कहा गया सिर्फ 3 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के पास ही हाइपरसोनिक क्षमताएं हैं और इस तकनीक के दुनिया भर में फैलने से पहले एक अप्रसार समझौता किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि उद्धरण, हाइपरसोनिक मिसाइलों और संबंधित तकनीकों के संभावित प्रसार को काफी हद तक रोकने के लिए शायद 1 दशक से भी कम समय उपलब्ध है। उद्धरण समाप्त। ये रिपोर्ट 2017 में प्रकाशित हुई थी और तकनीक के 1 दशक के भीतर फैलने की उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि तब से कोई समझौता नहीं हुआ और अब दर्जनों देश, जिनमें से कुछ दूसरों की तुलना में अधिक अस्थिर और आक्रामक हैं, अपनी खुद की हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित कर रहे हैं। उत्तर कोरिया के पास कथित तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वहां से आने वाली किसी भी जानकारी पर हम वास्तव में भरोसा नहीं कर सकते और अब तक की जानकारी भी यही दिखाती है। प्योंगयांग के पास 4 हाइपरसोनिक मिसाइल डिजाइन हैं, जो सभी हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन ऐसे वॉरहेड्स हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़कर उड़ान में दिशा बदलते हैं, जिससे पहचानना और मार गिराना मुश्किल होता है। ये डिजाइन हाइपरसोनिक मिसाइलों से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन असली हाइपरसोनिक मिसाइलें नहीं हैं। इसके बावजूद उत्तर कोरिया की हाइपरसोनिक मिसाइलों की संख्या अज्ञात है, उनकी अनुसंधान और विकास क्षमताएं सीमित हैं और यह भी अज्ञात है कि उत्तर कोरियाई सैन्य औद्योगिक परिसर उत्पादन को कितना बढ़ा सकता है। भारत वर्तमान में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित कर रहा है। जापान में भी यही स्थिति है, जहां हाइपर वेलोसिटी ग्लाइडिंग प्रोजेक्टाइल के 2026 में सेवा में आने का अनुमान है और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 2026 तक सेवा में नहीं आएगी। फ्रांस अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है पर सेवा में नहीं है। दक्षिण कोरिया ने भी उत्तर कोरिया के कथित विकास के जवाब में ऐसी मिसाइल डिजाइन की है जो मैक 6 से तेज होंगी, पर परियोजना की स्थिति स्पष्ट नहीं है। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील आदि ने डिजाइन में अच्छी प्रगति की है
और उम्मीद है कि ये देश 2030 तक हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण करेंगे। और ये यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के लिए और भी जल्दी हो सकता है, क्योंकि दोनों देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ करीबी तौर पर काम करते हैं। ये साफ जाहिर है कि 3 देशों को छोड़कर जो सबसे ज्यादा हथियार बनाते हैं और अक्सर सबसे तेजी से विकसित करते हैं, अन्य प्रमुख सैन्य शक्तियां भी अपने अपने तरीके से वही पैटर्न अपना रही हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के पास मौजूद उत्पादन क्षमता को देखते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि वे उत्पादन में अनुसंधान और विकास को और तेज करेंगे। 2 दशकों से भी कम समय में इन 3 बड़ी ताकतों के अलावा अन्य शक्तिशाली देशों के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइलें हो सकती हैं। इसका मतलब है कि हम शायद नई माको जैसी मिसाइलों का विकास देखेंगे, जो सस्ती और कम शक्तिशाली होंगी, लेकिन फिर भी ऐसी मिसाइलें होंगी जिन्हें आसानी से बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकता है, वो भी बिना बजट पर ज्यादा बोझ डाले। यह विकल्प उन देशों के लिए विशेष रूप से आकर्षक हो सकता है जिनके पास सैन्य खर्च की ज्यादा क्षमता नहीं है, लेकिन वे खुद को खतरनाक हथियार से लैस करना चाहते हैं। ऐसे माहौल में माको जैसे व्यवहारिक और किफायती हथियार फलते फूलते हैं। धन्यवाद।